नमस्कार, स्वागत है सभी का। दोपहर के 2 बज चुके हैं देश के सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर, जहां हम हाजिर हैं आपके लिए लेकर आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच। मैं हूं आंचल गुलाटी और अगले आधे घंटे में हमारी नजर रहेगी उस सत्य और तथ्य से जुड़ी खबरों पर जिनको हम आपसे करवाएंगे रूबरू। हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे हमारे साथ। तो आइए सीधे रुक करते कुछ जो टॉप लाइन्स हैं हम उसका भी रुक करेंगे, लेकिन खबरों की अगर बात की जाए तो हम बात करेंगे कि कैसे क्रूज टूरिज्म के तौर पर भारत हब बनने की तैयारी पर है। साथ ही साथ हम यहाँ पर बात करेंगे अब रोड शो से जुड़ी हुई। तो आइए आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री इस वक्त भावनगर में
तो आप देख रहे थे भावनगर से ये सीधी तस्वीरें, जहां पर प्रधानमंत्री ने अपने कुछ ही देर पहले रोड शो में हिस्सा लिया, जहां पर वहां मौजूद जो जनता का हुजूम था उसने प्रधानमंत्री का हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया। वहां पर हमने गुजरात के अलग अलग रंग भी देखे। आत्मनिर्भर भारत होते हुए की एक बहुत ही प्रासंगिक तस्वीर देखी। प्रधानमंत्री ने भी उनके अभिवादन को आत्मीयता से स्वीकार किया। तो आइए वापस रुक करते हैं न्यूज पंच का और रुक करते हैं इस वक्त की प्रमुख टॉप लाइन्स का, जहां पर हम बात करेंगे कि कैसे जब हम टूरिज्म को एक अलग स्तर पर ले जाने की बात करते हैं तो क्रूज टूरिज्म का हब बनने जा रहा है भारत, और कैसे ये पर्यटन और आर्थिक गति को लाभ देता हुआ नजर आएगा, ये हम तफसील से जानेंगे इस खबर में। वहीं अब जो दिल्ली का IGI एयरपोर्ट है, वहां पर नया टेक ऑफ, नया लुक, किस तरह से ये आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करेगा, इस खबर के बारे में भी हम करेंगे बहुत ही तफसील से चर्चा। और तीसरी सबसे अच्छी खबर, गुड न्यूज जो सामने आ रही है आर्थिक मोर्चे से, कि तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हुए भारत के कदम है, और ये आर्थिक प्रगति में बल कैसे आएगा इस पर भी होगी बात। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त क्रूज टर्मिनल हब के इस बड़ी खबर के साथ। तो आज देश को सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो मुंबई के बेलाज पियर में स्थित वर्ल्ड क्लास सुविधाओं वाले मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन करने वाले हैं। MICT को केंद्र के क्रूज भारत मिशन के तहत इसे डेवलप किया गया, और जो भारत के समुद्री बुनियादी ढांचे को न सिर्फ ताकतवर बनाएगा बल्कि मुंबई को एक प्रमुख क्रूज टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में भी स्थापित करेगा। तो आखिरकार ग्राफिक्स से ये समझते हैं कि देश का सबसे बड़ा ये क्रूज टर्मिनल कैसे आर्थिक प्रगति में अपनी योगदान देने के लिए तैयार है। ग्राफिक्स प्लीज। और ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि ये मुंबई में ये जो अत्याधुनिक टर्मिनल है ये कैसे इसका उद्घाटन होगा। तो ये देश का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल कैसे आर्थिक प्रगति को धार देता हुआ नजर आएगा जब हम क्रूज के तौर पर एक हब बनाने की बात कर रहे हैं भारत को, क्योंकि इस टर्मिनल में सालाना करीबन 10 लाख से ज्यादा यात्रियों को संभालने की क्षमता मौजूद है। समुद्र की लहरों की तरह टर्मिनल की जो छत है, और क्रूज भारत मिशन के तहत इसका निर्माण, इसका विकास किया गया। एक साथ 5 बड़े क्रूज जहाज जो हैं वो इस टर्मिनल पर खड़े हो पाएंगे, और हजारों यात्रियों के प्रबंधन की यात्रियों का प्रबंधन है वो इसके जरिए संभव हो पाएगा। आखिरकार क्रूज पर्यटन में इतनी अपार संभावनाएं किस तरह से हैं, आइए वो समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया कि चाहे चिप हो या शिप, वो भारत में ही बनेगा। तो भारतीय अगर हम इकोनॉमी को देखें तो क्रूज टूरिज्म का गेटवे ये नया टर्मिनल बनेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि वैश्विक मानकों के तहत इस टर्मिनल को बनाया गया है, और मुंबई बनेगा, जैसे हम आर्थिक राजधानी के तौर पर जानते हैं, क्रूज टूरिज्म का कैपिटल। 3 जो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं वो है समुद्र बंदरगाह इसमें शामिल है, साथ ही साथ नदी और अंतर्देशीय क्रूज को भी इसमें शामिल किया गया है। यानी जब हम बात करते हैं पोर्ट कनेक्टिविटी की, और अंतर्देशीय क्रूज को भी इसमें शामिल किया गया। साथ ही साथ द्वीप लाइट हाउस को भी इस क्रूज से बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। इससे होगा क्या, जो विदेशी पर्यटक आते हैं बड़ी संख्या में वो यहाँ पर आकर्षित होते हुए नजर आएंगे, और घरेलू यात्रियों के लिए भी एक शानदार अनुभव होगा। समुद्री तटीय और नदी के नेटवर्क को अगर देखें तो एक विस्तारीकरण मिलता हुआ नजर आएगा, और रोजगार के मौके भी इस क्रूज से सृजित होते हुए नजर आएंगे। जो आपकी घरेलू अर्थव्यवस्था है, स्थानीय अर्थव्यवस्था है, उसे भी बढ़ावा मिलेगा। और इस पूरी बड़ी खबर पर हमारे साथ शैलेंद्र मिश्र जो है वो जुड़े हैं। शैलेंद्र, जिस ब्लू इकोनॉमी का जिक्र हमने इस बार के बजट में भी देखा, उसे धार देने के लिहाज से ये क्रूज टर्मिनल जब पर्यटन को भी आर्थिक गतिविधियों से जोड़ेगा तो एक अलग ही स्तर नजर आएगा। आंचल, देखिए आज 34,000 करोड़ से ज़्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है भावनगर से, जिसमें सिर्फ गुजरात की परियोजनाएं नहीं है, कोलकाता और मुंबई की भी अहम परियोजनाएं शामिल हैं, और समुद्र से समृद्धि की ओर जो एक ले जाने की बात कही गई है, जिसमें हम जो पोर्ट विकास की बात, शिपिंग सेक्टर के विकास की बात करते हैं, उसमें किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है, उसका जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया कि शिपिंग में हम किराए के तौर पर ही जो विदेशी कंपनियों को
6 लाख करोड़ रुपए देते हैं सालाना। और आप बीते दशकों में या 7 दशकों में देखें तो कितना पैसा विदेशी कंपनियों को गया, और उसका अगर कुछ हिस्सा हम यहाँ वापस ला पाएँ और यहाँ के शिपिंग सेक्टर पर खर्च कर पाएँ तो फिर कई नौकरियां भी होंगी, लाखों नौकरियां होंगी और हम तेज़ी से विकास कर सकेंगे। हम जानते हैं कि सड़क रेल के साथ साथ अगर आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देखें तो सबसे महत्वपूर्ण होता है कि बंदरगाहों के जरिए जो आवाजाही होती है सामानों की, उसके लिए 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें जरूरी है। पहली बात यह है कि प्रक्रिया आसान हो, यानी जो कागजी कार्रवाई है वो एक तरह से एक जल्दी से हो जाए, एक जगह पर हो जाए, जिसकी शुरुआत हुई है। पुराने कानून बदले गए हैं अभी हाल ही में, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और किस तरह से नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की शिपिंग सेक्टर में आगे बढ़ा जा रहा है, जिससे कागजी प्रक्रियाएं आसान होगी। दूसरी बात यह है कि बंदरगाहों पर सुविधा हो, जिस आप क्रूज पर्यटन की मुंबई में बात कर रही है, एक साथ कई जहाज लग पाएँ, 5 जहाज लगें, वहाँ पर सारी सुविधा हो, वहाँ से आने जाने की जो प्रक्रिया है वो बेहद आसान हो, अच्छी व्यवस्था हो रुकने की, ये एक शुरुआत की गई है। हम जानते हैं कि इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोथल जा रहे हैं, अहमदाबाद के पास। वहाँ पर भारत का सबसे बड़ा जो एक तरह से कहें कि जो समुद्री सेक्टर में हम बहुत आगे थे, बिल्कुल, और पोर्ट कनेक्टिविटी लॉजिस्टिकली कितना इसे इम्प्रूव किया जाएगा, बिल्कुल पोर्ट कनेक्टिविटी के लिहाज से लॉजिस्टिकली हम इसे कितना इंप्रूव करेंगे, साथ ही साथ फ्लीट्स का जो विस्तारीकरण है वो कैसे किया जाएगा, और शिपिंग सेक्टर को अगर हम देखें तो एक गेम चेंजर बदलाव की जरूरत है जो हम आज होते हुए देख पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शेरिन, तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के। तो बात अगर हमने जब पोर्ट सेक्टर की तो दिल्ली एयरपोर्ट कैसे पीछे रहेगा, तो दिल्ली एयरपोर्ट का रंग रूप पूरी तरह से बदला है, खासकर टर्मिनल 2, जहां बड़े अपग्रेड के कई कारण सामने आए, जिसमें नई सुविधाएं जैसे सेल्फ बैगेज का ड्रॉप, ऑटोमेटिक बोर्डिंग ब्रिज, हाई टेक डिस्प्ले सिस्टम शामिल हैं। और ये 26 अक्टूबर से यात्रियों के लिए खुलने वाला है, और टर्मिनल को इस तरह से आधुनिक बनाया गया है, जो कि आज जब हम पर्यटन के लिहाज से देखते हैं कि कई लोग भारत का दौरा करते हैं, उनके लिए ये एक आधुनिक अनुभव रहेगा। तो आइए अब ग्राफिक्स के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस रंग बदलने से कौन सी ऐसी तकलीफें रही होंगी जो लोग सफर करते हैं, उनकी तकलीफों पर एक ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। तो दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट का टर्मिनल जो 2 है उसका अपग्रेडेशन हो गया है, सुविधाएं बहुत सारी हैं। आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 2 को अपग्रेड करने के साथ साथ इसे 26 अक्टूबर को यात्रियों के लिए खोला जाएगा, जिसमें डिपार्चर अराइवल में अब देरी नहीं होगी। सबसे ज़्यादा ये होता है कि आपको बहुत पहले एयरपोर्ट पहुंचना होता है, फिर आपकी फ्लाइट के डिपार्चर अराइवल में देरी ना हो, इसके लिए यात्री खुद चेक इन कर पाएंगे अपना सामान, और लंबी लाइनों की जो कतारें हैं उसके झंझट से जो आम यात्री है उससे निजात मिलेगी। अब अपग्रेडेशन के बाद ये और अत्याधुनिक हो जाएगा, जिसमें रोजाना हम देख पाएंगे कि 120 घरेलू उड़ानें होंगी, जिन्हें एयर इंडिया और इंडिगो संचालित करेगा। फ्लाइट्स ऐसे उड़ान भरेंगी। और टर्मिनल 2 खुलने से अब क्या होगा कि अलग अलग जो टर्मिनल्स होते हैं, तो अगर किसी एक टर्मिनल पर ढंग से काम नहीं हो रहा तो दबाव अन्य जो टर्मिनल है उस पर पड़ना तय होता है। ये दबाव कम हो जाएगा और लाखों यात्रियों का जो अनुभव है यात्रा का वो बहुत बेहतर होगा। अब इस बड़े बदलाव से क्या कुछ होने वाला है एयरपोर्ट में वो समझते हैं। अब इस फैसिलिटी से यात्री खुद चेक इन कर पाएंगे। आपके पास बस एक बोर्डिंग पास स्कैन होना चाहिए, लगेज का टैग, बैग ड्रॉप की सुविधा मिलेगी। 6 नए पैसेंजर बोर्डिंग ब्रिजेस की वजह से भी वो लंबी लाइनों में जो लगना होता है फ्लाइट से पहले, उससे निजात मिलेगी। अब इन्हें साउथ कोरिया से इंपोर्ट किया गया है, और ये जो ऑटोनॉमस डॉकिंग टेक्नोलॉजी है, ये एयरक्राफ्ट से अगर हम देखें इससे लैस है एयरक्राफ्ट, और हैंडलिंग को तेज और स्मार्ट बनाने के लिए ये निभाया गया है। साथ ही साथ जो व्हील चेयर यूजर्स हैं उनकी सुविधा के लिए एलिवेटेड रैम्प्स की सुविधा है। साथ ही साथ मॉडर्न सीलिंग्स के को अगर हम देखें, और इनोवेटिव स्काईलाइट के डिजाइन भी यहाँ पर मौजूद है। यानी कि जो व्हील चेयर यूजर्स हैं, जो दिव्यांग जो है, उनके लिए एलिवेटेड रैम्प्स है ताकि वो आराम से अपनी यात्रा को सुखद तौर पर महसूस कर पाएं। मॉडर्न सीलिंग्स के साथ साथ इनोवेटिव स्काईलाइट के डिजाइन यहाँ पर मौजूद है, और कंफर्ट और ड्यूरेबल फ्लोरिंग भी तैयार है। तो यानी कि ये जो बड़े बदलाव है, ये एयरपोर्ट की एक बहुत इंपॉर्टेंट अगर हम एस्पेक्ट को देखें कि आपकी यात्रा का अनुभव कितना सुखद होता है, तभी आप उस यात्रा को दूसरे के साथ शेयर कर पाते हैं। तो 26 अक्टूबर से टर्मिनल 2 का एक बदला हुआ रूप आप देख पाएंगे।
और अब एक अच्छी खबर जो कि आर्थिक मोर्चे से आ रही है, और ये खुशखबरी ये है जो कि करीब 6000 किलोमीटर दूर से आई है, यानी जिसमें 125 करोड़ जो हिंदुस्तानी है उसकी वजह से चेहरे खिल गए हमारे। क्योंकि यहाँ जब हम बात करते हैं कि बहुत सी ऐसी अलग अलग जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं दबाव का सामना कर रही हैं, ऐसे में भारत मजबूती के तौर पर अगर हम देखें तो आर्थिक तौर पर खड़ी हुई नजर आती है, और भारत की इस ताकत का लोहा दुनिया ने माना है। और इसीलिए भारत की जो सॉवरेन रेटिंग है उसका अपग्रेडेशन हुआ है। स्टैंडर्ड एंड पुअर और मॉर्निंग स्टार DBRS के बाद अब जापान की जो प्रतिष्ठित रेटिंग एजेंसी है, रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन इंक यानी R&I, उसने भी भारत की रेटिंग को BBB से बढ़ाकर BBB+ कर दिया। मतलब बिल्कुल साफ कि भारत में बहुत कुछ अच्छा और बड़ा हो रहा है, और ये बदलते भारत की एक सुनहरी तस्वीर है। और इसीलिए हम समझने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए आखिरकार इस सॉवरेन रेटिंग का मतलब होता क्या है। तो सॉवरेन रेटिंग की अगर बात की जाए तो ये भारत की आर्थिक ताकत पर मोहर लगाती है। साथ ही साथ जापान की जब रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट को हम बात करते हैं तो S&P 500 या फिर गोल्डमैन सैक्स की जो रेटिंग एजेंसी है उस तौर पर ये इक्विवेलेंट तौर पर देखी जाती है। साथ ही साथ भारत की दीर्घकालिक सॉवरेन रेटिंग में यानी कि लंबे अरसे की सॉवरेन रेटिंग में भी इजाफा किया गया है। अब BBC से बढ़ाकर BBC+ की भारत की इस सॉवरेन रेटिंग को किया गया। अब इसमें आपका जो राजकोषीय ताकत है आपकी उसको ये दर्शाता है, ताकि किसी भी देश के लिए अगर आप उधार लेते हैं तो वो क्षमता आप में है। वहीं भारत की वित्तीय प्रणाली जो है वो जोखिम लेने के लिए कहीं ना कहीं तत्पर है, उसमें उतनी क्षमता मौजूद है। तो डेड नहीं, अपग्रेड पर मोहर है। लेकिन आखिरकार ये सॉवरेन रेटिंग होती क्या है इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो किसी देश की जो ऋण चुकाने की क्षमता है, यानी अगर आपने कर्ज लिया है उसको चुकाने की क्षमता आप में कैसे है, ये इसके द्वारा पता चलता है। किसी देश को उधार देने के जोखिम को लेकर भी जानकारी मिलती है। प्रगतिशील जो राष्ट्र है उनके लिए महत्वपूर्ण होती है ये रेटिंग, और इससे जो आपका FDI है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, उससे भी मदद मिलती है। वो कितने लेवल्स पर आपके पास आता है। जो वैश्विक निवेशक है उनका भरोसा भी बढ़ता हुआ नजर आता है और देश में विकास की परियोजनाओं को गति मिलती हुई नजर आती है। तो 5 महीनों में हमने देखा कि ये बहुत बड़ा बूस्टर डोज है जब हम भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, क्योंकि भारत की आर्थिक व्यवस्था लगातार उस पर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। हमने देखा कि S&P 500 ने भी हाल ही में अपनी रेटिंग बढ़ाई थी, जिसे BBC नेगेटिव से BBC पॉजिटिव किया गया था। मॉर्निंग स्टार DBRS ने भी अपनी रेटिंग को बढ़ाया, और ये अपग्रेडेशन भारत की आर्थिक व्यवस्था की मजबूती की बात करता है। अखिलेश सुमन जुड़े हुए। अखिलेश, जिस तरह से रेटिंग्स में लगातार भारत सुधार ही नहीं बल्कि प्रगति के साथ आगे बढ़ रहा है, वैश्विक पटल पर भारत की छवि मजबूत होती हुई। देखिए, निश्चित तौर पे भारत की जो बड़ी ताकत रही है जिसे सब लोगों ने माना है, और ये जो रेटिंग एजेंसियां हैं, रेटिंग एजेंसियों को हमारी तरफ से सारे आंकड़े दिए जाते हैं। वो खुद भी आते हैं, मार्केट की स्टडी करते हैं, उसके अलावा उनको RBI का, SBI का और सारी बैंकिंग प्रणाली के आंकड़े दिए जाते हैं। और एक तरीके से कहें कि एक इंडिपेंडेंट ऑडिट भी हो जाता है पूरे देश की अर्थव्यवस्था का। और इतने बड़े पैमाने पर ऑडिट, और एक तरीके से कहें कि पूरा हमारे कर्ज लेने की क्षमता, हमारे कर्ज चुकाने की क्षमता, इन सारी चीजों को असेस करते हैं वो बड़े पैमाने पे। और उसके बाद जो उनकी कल रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि इंडिया का जो डोमेस्टिक डिमांड है वो अब सबसे बड़ी ताकत है। और यह बहुत बड़ी बात है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं, आत्मनिर्भरता की बात। तो समझे कि दुनिया का सबसे बड़ा खुला बाजार है आज भारत, जो कि एक ट्रांसपेरेंट बाजार है। और वही ट्रांसपेरेंट बाजार हमको ताकत देती है, जिसके चलते ये रेटिंग एजेंसियां डोनाल्ड ट्रंप के 50%, 25% से लेकर 50% तक जो टैरिफ बार बार बढ़ाई जा रही है, उसके आलोक में उन्होंने कहा है कि यह एक चुनौती है जिसे भारत उसका मुकाबला करने में सक्षम है। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो भारत के लोगों का आत्मविश्वास निश्चित तौर पर इससे बढ़ेगा। जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उन पर उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। उसके अलावा जो शेयर मार्केट है जिसमें कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का विश्वास बढ़ेगा।
रहेगा और उससे हमारा निश्चित तौर पे शेयर मार्केट जो है स्टेबिलिटी की ओर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ज्यादा स्ट्रांग होगा। निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि एक जिस तरीके से अभी जीएसटी को घटाया गया, जीएसटी की दरों पर भी उसने एक कमेंट किया है कि जीएसटी की दरें घटने से जो डोमेस्टिक मार्केट है वो डोमेस्टिक डिमांड काफी मजबूत होगा और यह हमारे बाजार की ताकत को बढ़ाता है। तो यह जो आप डीबीआरएस से लेके स्टैंडर्ड एंड पुअर्स और अभी जापान की आरएनआई एजेंसी जो है, ये तीनों विकसित अर्थव्यवस्था की एजेंसियां हैं। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स अमेरिका की है, डीबीआरएस जो है कनाडा की है और ये जापान जो है। बिल्कुल, अगर आप डोमेस्टिक फ्रंट पर बहुत मजबूती के साथ खड़ी है आपकी अर्थव्यवस्था तो आपका क्रेडिट ऑफटेक होना तय है और जिससे आर्थिक प्रगति को बल मिलता हुआ नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो आज न्यूज पंच में इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई टॉप लाइन्स के साथ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।